नेता नगरी के इस खंड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख या आरएसएस की भाषा में कहें तो सरसंघ चालक मोहन भागवत के उस बयान की जो उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, उसमें बोलते हुए दिया था, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के डीएनए के एक होने की बात कही थी, लिंचिंग जैसे घृणित अपराधों की निंदा की थी और भी तमाम बातें कही थी जो मैंने आपको नेता नगरी की शुरुआत में जिनका जिक्र किया। मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, संघ इस चीज को कैसे देखता है, हिंदू और मुस्लिम के विषय को, राजनीति और राजनीति से इतर जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं दोनों ही तरफ के या संघ के आलोचक हैं, वो इस पूरे बयान को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं अरुण आनंद जी। अरुण आनंद जी रिसर्च डायरेक्टर हैं, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है विचार विनिमय उसके, और आपने संघ पर 2 किताबें भी लिखी हैं। नो अबाउट आरएसएस ये एक किताब है और दूसरी द सैफरन सर्ज अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप, ये दूसरी किताब है। अरुण आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण जी, हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रचलित छवि है जिसको लोग बहुत अलग अलग ढंग से जानते हैं, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय वाली जो छवि है, या राष्ट्रवाद वाली जो छवि है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली छवि है, भारत माता वाली जो छवि है, और उसके अलग अलग तर्क सामने आते हैं, विषय सामने आते हैं। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को स्थापित करने की संघ को जरूरत क्यों लगी, जबकि एक पॉपुलर डिस्कोर्स में एक सेक्शन में संघ को और उसी क्रम में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी भी माना जाता है और इसको वाइस वर्सा भी कह दिया जाता है कि मुस्लिम भी पसंद नहीं करते। देखिए सौरभ जी, एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, संघ को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जी। लेकिन जो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जो है स्थापना जो है, ये जो संघ के 5वें सरसंघ चालक थे श्री के.एस. सुदर्शन, तो उनके कार्यकाल में हुई थी। और सुदर्शन जी का कार्यकाल खास तौर से इस चीज के लिए भी जाना जाता है क्योंकि उस समय क्रिश्चियंस के साथ, मुस्लिम्स के साथ काफी बैठकें भी हुई थी। इनफैक्ट जो दर्शक इसमें और ज्यादा रुचि रखते हो तो एम.जी. वैद्य, जो वर्तमान सह सरकार्यवाह श्री मनमोहन वैद्य के पिताजी थे और संघ के एक बड़े आइडियोलॉग थे, वो उस समय प्रचार प्रमुख थे, तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो उनके जो मेमोयर्स हैं, उनके जो लेख हैं, उसमें आपको एक अच्छी दिलचस्प जानकारी इसके विषय में मिलती है स्टेप्स के बाद। देखिए, पहली बात यह कि संघ ने इसकी स्थापना नहीं की थी। दूसरी बात यह कि ये अनुषांगिक संगठन नहीं है। मैं बिल्कुल प्योर संघ का जो पर्सपेक्टिव उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जितनी मेरी जानकारी है। संघ के हिसाब से संघ का कोई भी अनुषांगिक संगठन नहीं है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये संघ से इंस्पायर्ड संगठन है। इसलिए जब भी संघ ऑफिशियली इनको बोलता है तो वो विविध संगठन बोलता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कई बार संघ के अंदर से, इसलिए संघ में संघ परिवार शब्द का जो प्रयोग है वो भी वर्जित है, एक तरीके से वर्जित है। कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक अलग वो है, बाकी के जो सारे संगठन है वो स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, इंस्पायर्ड होकर। तो ऐसे बहुत सारे जो है दर्जनों संगठन है जो चल रहे हैं। और लेकिन अरुण जी, ये तो कहने की बात हुई, लेकिन फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल प्रैक्टिकल रीजंस अगर हम देखें तो जो भी, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, कोई भी संगठन हो, तो उसमें संघ के ही प्रचारक जाते हैं। उनकी जो अखिल भारतीय बैठकें होती है उसमें निर्देश, प्रतिनिधित्व सब तो संघ द्वारा ही निर्देशित होता है। तो संघ परिवार में क्या समस्या है? देखिए, मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूँ, संघ में ऐसा है कि बहुत कोई स्ट्रेटेजिक तरीके से ये और मैं पिछले काफी 21 साल 25 साल से ट्रैक कर रहा हूँ संघ को। ये बाहर ना एक बहुत बड़ा मिसनोमर है, एक बड़ा वो है कि संघ बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करता है। देखिए, एक तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते। संघ के करीबन 4000 के आसपास प्रचारक है। ये बात आपकी ठीक है कि संगठन मंत्री के तौर पर कई संगठनों के अंदर संघ के जो लोग हैं, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री के तौर पर प्रचारक के रूप में कहा जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सारे स्वायत्त संगठन हैं, वो अपने सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है, ठीक है ना, वो उसके मामले में जब संघ के पास आते हैं किसी चीज पर सलाह मांगने के लिए, किसी चीज पर सपोर्ट मांगने के लिए, उस समय अगर संघ के बस में होता है तो संघ के लोग कर देते हैं, अगर संघ के बस में नहीं होता है तो नहीं करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा, देखिए दिक्कत ये हुई कि संघ का जो प्रचार विभाग है वो 1980 के दशक में सेटअप हुआ।
और इसकी वजह से, और मैं पत्रकारों को ब्लेम नहीं करता इसमें या मीडिया को कि वो एक ठीक छवि नहीं पकड़ पाते हैं, हुआ ये कि पहले लोगों ने बीजेपी कवर करनी शुरू की, बीजेपी के बाद जो है वो उन्होंने संघ को कवर करना शुरू किया, क्योंकि 80 के दशक में तो जो है प्रचार विभाग बना संघ का। तो ऐसे में ये बड़ा स्वाभाविक है कि आप हर चीज को कैसे एक राजनीतिक संगठन काम करता है उस नजरिए से आप संघ को जांचते हैं, मापते हैं। तो वो संघ को आप विशुद्ध रूप से संघ के तौर पर ही अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएंगी। और ये बात ठीक है कि ये विविध संगठन है, जुड़े हुए हैं सारे जो है, और लेकिन बड़ा कॉन्शियस है। देखिए होता यह है कि जैसे मैं छोटा सा एक लाइन में आपको उदाहरण दे देता हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम की जो स्थापना हुई, जिसे संघ का एक बड़ा लोग अनुषांगिक संगठन कहते हैं, मजे की बात यह है कि इसकी स्थापना के पीछे बापा ठक्कर एक बड़े गांधीवादी थे जी, रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो सेंट्रल पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जो, जी जी हाँ जी बिल्कुल, और जो है बाला साहब देशपांडे जो मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर काम कर रहे थे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने 51 में नौकरी में रिजाइन, उनको इसी ट्राइबल इश्यूज को हैंडल करने के लिए, कन्वर्जन को हैंडल करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल लेके आए थे संघ के एक स्वयंसेवक को। तो जब बापा ठक्कर और जब जो है बापा ठक्कर का देहांत हो गया तो उस समय बाला साहब देशपांडे ने वो छोड़ के वनवासी कल्याण आश्रम बनाया, और वो गुरुजी के पास गए जो दूसरे सरसंघ चालक थे और कहा कि जी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बनाओ। इसी तरीके से जनसंघ में हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी संघ के स्वयंसेवक नहीं रहे, उन्होंने जनसंघ बनाया, वो गुरुजी के पास आए, उन्होंने बोला कुछ लोग दीजिए काम करने के लिए, दे दिए कुछ लोग काम करने के लिए। तो इसलिए ये एक हमारे मैंने बड़े सारे अधिकारियों से जब बात की अपनी पुस्तक के लिए, वो कहते हैं कि संघ एक संगठन नहीं है, संघ एक आंदोलन भी नहीं है, संघ एक संस्था भी नहीं है, संघ एक प्रवाह है। तो वाकई अगर आप इसको प्रवाह की दृष्टि से देखेंगे, इसलिए कई बार मेरे जो पत्रकार मित्र हैं वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार संघ के बारे में जो है समझ नहीं आता, जो आज ये बात करते हैं कल वो बात करते हैं, फिर ये वाला स्टैंड ले लेते हैं। तो ये क्योंकि प्रवाह है तो इवॉल्व हो रहा है, और समय काल परिस्थितियों के अनुसार जो स्टैंड उनको लेना होता है विभिन्न विषयों पर वो लेते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है, इसके पीछे क्या विचार है और क्या व्यक्ति है? इंद्रेश कुमार का शुरू किया हुआ है? नहीं, देखिए एक व्यक्ति का से तो जो है वो में विचार, क्या विचार? इंद्रेश जी संघ के प्रचारक जो हैं और लंबे समय से प्रचारक हैं, और उनकी इसके पीछे जो है एक ड्राइविंग फोर्स है, वो नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो है। पर इतना ही बेसिकली वो है कि ठीक है, उनको लगा कि मुस्लिम, जहां तक मेरी जानकारी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में काफी समय तक जो है प्रचारक के रूप में काम किया, तो वहां से जो भी उनकी लर्निंग्स हुई, तो उसके बाद उन्हें ये लगा कि मुझे एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर की जाके अपने को काम करना चाहिए। तो वो गए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से संगठन की स्थापना करते हैं, तो कर दी संगठन की स्थापना जो है एक जो है, और अब वो उनको जो लगता है उसमें काम कर रहे हैं। तो जो अभी हुआ उसमें उन्होंने सरसंघ चालक जी से संपर्क किया, जो है कि कहा कि वो आए और पुस्तक का विमोचन करें, तो आए, पुस्तक का विमोचन किया। वो तो ये कोई ऐसा बड़ा प्लान तरीके से हम मुस्लिम्स के अंदर हमें पेनिट्रेशन करना है और सब वो करना जो है, तो इस तरीके से जो है वो नहीं, वो जो है। और क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर जो संघ की स्टीरियोटाइप छवि बनाई गई है उसके हिसाब से अगर संघ द्वारा स्थापित कोई संगठन है तो मुस्लिम्स के अंदर कहाँ उसकी पैठ हो पाएगी उस तरीके से, अगर संघ का ठप्पा उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये एक इवॉल्विंग वो है कि एंगेज किया जाए, ठीक है ना, जिनको लोगों को शायद संघ से डायरेक्ट एंगेजमेंट करने में वो होता है, तो संघ का विचार क्या है वो शायद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से, तो आप इसको एक इंटरफेस कह सकते हैं, एक बफर जोन भी कह सकते हैं, बट ये एक ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुआ है, ये बड़े प्लान्ड तरीके से जो है। देखिए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस में 90% चीजें ऑर्गेनिकली ही इवॉल्व होती हैं जो है, क्योंकि वॉलंटरी और संघ में तो ये भी नहीं है कि मेंबरशिप से निकाल देंगे कि अगर कुछ नहीं करोगे या करोगे, क्योंकि संघ की तो मेंबरशिप भी नहीं है। तो इसलिए ये ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुआ है, मुस्लिम्स के साथ एंगेजमेंट करता है, उसमें काम करता है। अच्छा, अगर हम उस कार्यक्रम की बात करें जो
गाजियाबाद में हुआ, जिसमें डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की किताब मीटिंग ऑफ माइंड्स का विमोचन भी हुआ। वहां पर मोहन भागवत कहते हैं कि यदि कोई हिंदू कहता है मुसलमान को नहीं रहना चाहिए तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो लोग दूसरों को मार रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं, एकता का आधार राष्ट्रवाद होना चाहिए। और जहां तक मुझे ध्यान है कि 2 वर्ष पहले जो विज्ञान भवन में संवाद हुआ था, उसमें भी मोहन भागवत ने इसी तरह की बातें कही थी। अब सवाल ये आता है जो लोग पूछते हैं, है ना, एक तो ये जवाब हो सकता है कि साहब उनको पता ही नहीं संघ के बारे में, लेकिन अगर लोगों के बीच में संघ को लेकर अच्छी बुरी धारणा है तो वो भी संघ की चिंता का विषय है, क्योंकि अंततः संघ भी लोगों के लिए काम करना चाहता है, देश के नागरिकों के लिए काम करना चाहता है। कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये बयान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी स्वयंसेवी संगठन हो और उसके मुखिया, उनको ऐसे ही विचार रखने चाहिए जिसमें हिंसा को तो सिरे से नकारा जाए, है ना, जो अस्मिता पे आधारित है, आइडेंटिटी पे आधारित है। लेकिन जो संघ के आलोचक है, उन्होंने ये कहा कि कथनी और करनी में फर्क दिखता है। उनकी आलोचना के आधार ये है अरुण जी कि संघ ये बात कह रहा है, संघ से प्रेरणा पाता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से सांसद हैं, वो किस तरह के बयान देती है। उन्होंने कहा हेमंत करकरे शहीद नहीं है। साक्षी महाराज किस तरह के बयान देते हैं, गिरिराज सिंह के बयान देते हैं। इस तरह के कई उदाहरण गिनाए गए। फिर बिल्कुल मॉडर्न कंटेक्स्ट में लाया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए वहां पे गोली चलाई थी, जाके कहा गया तब कथित तौर पे नाबालिग के, अब उसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं राम भक्त गोपाल के, और इस तरह के तमाम उदाहरण दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि संघ का इतना प्रभाव है, इतना असर है, इन लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता। ये जो सो कॉल्ड हिंदुत्व के अल्ट्रा या फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे खुलेआम धमकाते हैं, इस तरह की बात करते हैं, या गाय के संरक्षण के नाम पर पीटते हैं। जैसे भागवत जी ने भी बाकायदा लिंचिंग का जिक्र किया कि भाई ये स्वीकार नहीं है। तो इन आलोचनाओं पे संघ क्या सोचता है, क्योंकि आप लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि संघ जो है ना, इस तरीके की आलोचनाओं का बड़ा यूज टू है, आदी है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कोई उससे बहुत, जैसे मैं एक आज जगह पर समाचार पढ़ रहा था कि संघ में भी इसको लेकर बड़ी जो है वो चिंता हो रही है और बड़ा जो है वो उठापटक हो रही है। तो संघ इज यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स। दूसरी चीज ये है कि संघ को ये पता है कि ये जो बातें उन्होंने कही हैं सरसंघ चालक जी ने, असल में दिक्कत ये हुई कि जैसे मैंने आपको बताया कि 80 के दशक तक तो सर था ही नहीं, उसके बाद भी संघ को कोई गंभीरता से नहीं लेता था उस तरीके से, क्योंकि पार्टी सत्ता में नहीं थी। ये तो जब पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी में आई और एक बीजेपी का इतना सुपर एक्सपेंशन हुआ, तो संघ क्या बोल रहा है, संघ के लोग क्या कह रहे हैं, ये नोटिस होना ज्यादा शुरू हुआ। उससे पहले इतना नोटिस नहीं होता था। जैसे आज जितने कैमरास या जितने वो पहुंचते हैं सरसंघ चालक को कवर करने के लिए, तो मैंने तो देखा है वो दौर भी कि जब एक प्रेस रिलीज भी लोगों के लिए छपानी जो है वो सरसंघ चालक के बयानों की भी इवन मुश्किल होती थी, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, लेकिन तो हुआ ये कि आपने नोटिस करना शुरू किया, मतलब बतौर मीडिया लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, और उसे सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ज्यादा सीरियसली नोटिस करना शुरू किया। तो उनको ये लग रहा है कि ये नई बात है। ये बात तो जो है ये मोहन भागवत जी का एक बड़ा आउटरीच वो चल रहा है। ये आउटरीच तो जो है वो शुरू से ही संघ का चल रहा है। मैं जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि विवेकानंद केंद्र की जब 1960 के दशक में स्थापना हुई, रानाडे जी ने की थी जी। हाँ, रानाडे जी ने की थी, ठीक है ना। और स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां गई और उनके जो उन्होंने उसमें लिखा विजिटर बुक में आपको देखिए, ठीक है ना। 70 के दशक में अरुणाचल प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। उस समय इंदिरा गांधी जो है उन्होंने विवेकानंद केंद्र से और रामकृष्ण मिशन और सब लोगों से संपर्क करके ये कहा कि आप संघ को भी कहा कि आप अपना काम वहां पे बढ़ाइए और हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। और 81 में जो है वो मीनाक्षीपुरम की जब घटना हुई और उसके बाद विराट हिंदू समाज गठित हुआ, तो डॉक्टर करण सिंह उसके अध्यक्ष थे, श्री अशोक सिंघल उसके प्रांत जो दिल्ली के प्रांत प्रचारक थे वो उसके महामंत्री थे। मीनाक्षीपुरम में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ था जी 1981 लोगों ने हिंदू धर्म को तज के इस्लाम अपनाया था, और उसके बाद एक
बड़ा जर्नी शुरू हुई। मैंने इसलिए अरुण जी बता दिया, कुछ दर्शकों को शायद वो रेफरेंस तुरंत समझ में आए। जी, तो मैं आपसे ये और एक फाइनल बात, 1983 में जो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, तो इसमें जो सबसे पहला प्रस्ताव जो पारित हुआ था, एक जो है उत्तर प्रदेश की एक सभा में, वो कांग्रेस के एक वेटरन लीडर थे श्री दाऊदयाल खन्ना। दाऊदयाल खन्ना, हाँ जी। उन्होंने 1983 में एक जनसभा के अंदर जो है ये दो प्रस्ताव रखे कि मथुरा और राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त जो है वो करवाना चाहिए, ये उनके प्रस्ताव थे। एंड दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। और वो राम नरेश गुप्ता की 1960 के दशक की कैबिनेट जो थी यूपी की, उसके अंदर जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके थे और बड़े लर्नेड और मतलब बड़े रिस्पेक्टेड लीडर थे उत्तर प्रदेश के, वो जो है कांग्रेस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स बने, तो अब संघ ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। तो ये नई बातें नहीं है। आप लोग गुरु गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक थे, उनकी एक बाकी चीजों के बारे में तो बात करते हैं, जिसको विवादास्पद एक वी नाम की किताब जो है, द नेशन, लेकिन आप उनके बंच ऑफ थॉट्स पढ़े, गुरुजी समग्र पढ़े, उन्होंने एम्पल दफा जो है यही बात कही है, जो है ये डेफिनेशन संघ की डॉक्टर हेडगेवार द्वारा दी गई है, जो गुरुजी ने भी बार बार रिपीट की, जो बाला साहब देवरस ने की, सबने कही। लेकिन अब हो किए गया कि पावर में आ गई पार्टी इतनी मेजॉरिटी के साथ और एक्सपेंशन हो गया, और इसकी वजह से अब ये लगने लगा है कि अच्छा, और ऊपर से क्या है, नरेंद्र मोदी प्रचारक थे संघ के जो है, तो कोई ये संघ पे सबका फोकस है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये संघ का शुरू से ही बेसिकली स्टैंड रहा है कि और लिंचिंग पर भी संघ का शुरू से ये स्टैंड रहा है, कोई डिफरेंट स्टैंड नहीं है। पर अब ये है कि इसका थोड़ा सा इसलिए, और देखिए एक चीज और हुई, उस भाषण में कुछ और चीजें सरसंघ चालक ने कही थी जो महत्वपूर्ण थी। वो वहीं उसी मंच से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात भी की कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रवाद की बात की, जी है ना। देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं, एकता का आधार होना चाहिए राष्ट्रवाद। हाँ, और उन्होंने, अगर आप पूरा वो देखेंगे उसका जो है भाषण को शुरू से, तो उन्होंने शुरुआत हिंदू राष्ट्र की बात से की। ये देश हिंदू राष्ट्र है जो है, इसको बनाना नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव से जो है संघ का एक फाइनल चीज देखिए, संघ का आइडियोलॉजिकली बड़ा सिंपल सा मानना ये है, मैं 3 बेसिक जो टेनेट्स है संघ के आइडियोलॉजी के, वो मैं जो समझूं। पहली बात ये कि संघ समाज का संपूर्ण परिवर्तन करना चाहता है। दूसरी बात ये कि संघ ये चाहता है जब संपूर्ण परिवर्तन हो जाए और इतिहास लिखा जाए तो कोई संघ का नाम भी उसमें ना ले। और तीसरी चीज ये कि समाज में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए और बाकी जिनको आना है। तो अब इस फिलॉसफी के, इस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में, फंक्शनल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में अगर आप देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सरसंघ चालक जी जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और उसके क्या मायने। अरुण जी, मैं आपकी सब बातें सुन लिया, गुनूंगा भी, लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि संघ का ये मानना है कि लोग संघ में हैं या संघ में आएंगे, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा भाई ये आप लोग जो बात करते हो हिंदू मुस्लिम एकता, सब बेकार है, एक ही है ना। इसीलिए मैं फिर से ही वो सवाल पूछ रहा हूं कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक बताते हैं और उग्र गर्मपंथी राजनीति करते हैं, धमकी देना, ये कर देना, वो कर देना, तो संघ पे इनको लेकर कि भाई ये भी समाज के एक वर्ग है जो इस तरह की चीजें कर रहा है, तो इसको लेकर संघ की क्या चिंताएं रहती, क्या चिंतन मनन होता है? देखिए, जो ज्यादातर फ्रिंज एलिमेंट है ये एक संघ के सामने चैलेंज है, पहली बात। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण कई बार ये भी होता है कि जो संघ की मूल ग्राइंड से निकला हुआ व्यक्ति है, जो पूरा जो शाखा पर गया है, जिसका पूरा शिक्षण हुआ है, प्रशिक्षण हुआ है, जनरली आपको जो वो फ्रिंज एलिमेंट में जनरली कन्वर्ट नहीं होता। हुआ ये है कि 1990s में जो संघ का एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद, तो बहुत सारे लोगों की लेटरल एंट्री हुई। संघ के द्वारा जो संगठन चलाए, संघ के स्वयंसेवकों द्वारा जो संगठन चलाए जा रहे थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, ठीक है ना, हिंदू जागरण मंच, इस तरीके के बहुत सारे संगठनों में लेटरल एंट्री हुई सीधा, जो है कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्रशिक्षण हुआ। तो वो उस तरीके से बहुत सारे लोग ना आइडियोलॉजिकली साउंडली ग्राउंडेड नहीं है। तो उनको जो लगता है कि ठीक है, ये जो है
ये आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टेशन इस तरीके से होगा। तो वो जो फिर जो चीज करते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या है, देखिए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई बियॉन्ड पॉइंट आप वो नहीं कर सकते, बट संघ ऐसे लोगों को कभी भी ओन नहीं करता, ठीक है ना, और कोशिश लगातार संघ में भी ये जारी है। और इसलिए ना बहुत ज्यादा जोर जो है अब एक संघ के अंदर, मैं आपको बताऊं पिछले 2-3 साल 4 साल में खासकर, कि बहुत ज्यादा जोर इस बात पर आया है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, वर्कशॉप, प्रशिक्षण शिविर जो है, बौद्धिक जो है, कि जो लेटरल एंट्री से लोग आए हैं उनको आइडियोलॉजिकली जो है वो सही फ्रेमवर्क जो है वो दिया जाए। तो इसलिए जो है मुझे, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो संघ का स्वयंसेवक शाखा से निकला हुआ है और जिसने वो किया, जब उसके इलाके में बाढ़ आती है, ठीक है ना, जब उसके इलाके में कोई दिक्कत परेशानी होती है, वो ये नहीं देखता कि मेरे जो पड़ोस की बस्ती में मुस्लिम रह रहा है, जो मस्जिद जाने वाला है, या क्रिश्चियन है, या कुछ हुआ है, वो जब रिलीफ करते हैं तो सबके लिए करते हैं। तो एक डीप इन योर सबकॉन्शियस जो है वो आपको, मैं एक और, ये मेरी एक थोड़ी सी आदत है, मैं जब भी बात करता हूँ तो कुछ पुस्तकों की रेफरेंस भी देता हूँ। प्लीज लल्लन टॉप के व्यूअर्स इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों का अध्ययन पे बहुत जोर रहता है। नेता नगरी के आखिरी में भी हम किताबें बताते हैं और हम किताब वाला के नाम से अलग से शो भी करते हैं। प्लीज बताइए। तो एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत पतली 100 पेज की पुस्तक होगी वो, इंडियन मुस्लिम्स हु आर दे। ये KS लाल हैं, हिस्टोरियन, उन्होंने लिखी है ये पुस्तक, वॉइस ऑफ इंडिया से ये जो है, और ये बड़े आसानी से ऑनलाइन भी उपलब्ध है, KS लाल की। तो ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। मुझे लगता है कि एक तो ये, दूसरा जो विज्ञान भवन में सरसंघ चालक जो जी ने जो कहा था, उसकी एक पुस्तक यशस्वी भारत के नाम से जो है वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन होकर आया है। और इसके अलावा एक जो संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर, ठीक है ना, एक उनकी पुस्तक है RSS रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी जी, उस पर लंबी बातचीत भी हुई है उनसे। जी, और एक जे नंद कुमार हैं, उनकी एक पुस्तक है हिंदुत्व जो है। ये जो, और मैंने इसलिए इन सारी, ये आपने विनम्रतावश अपनी किताब का जिक्र नहीं किया। नहीं, वो आपने कर दी। मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए अपनी किताब का जो है। और क्या है कि ये मैंने किताबें इसलिए बताई हैं कि ये कंटेम्परेरी, देखिए 10-15-20 मिनट के प्रोग्राम में हम क्या इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। हम तो एक क्यूरोसिटी जगा सकते हैं दर्शक के अंदर, तो कि और जानने की। तो ये किताबें वो हैं जो कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में हिंदुत्व को एक्सप्लेन करती है, जो समसामयिक संदर्भों में हिंदुत्व की क्या अवधारणा है उसको जो है वो पाठकों के सामने रखती हैं, जानने वालों के सामने रखती हैं। तो इससे मुझे लगता है कि, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये स्टॉर्म इन द टी कप है सौरभ जी। और क्या हो गया है कि आजकल थोड़ा जरा सूचनाएं कम मिलती हैं, तो जो है तंत्र ऐसा बन गया है, तो उसमें हो गया है कि द रूमर्स बिकम गॉसिप एंड द गॉसिप्स बिकम स्टोरीज जो है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं पत्रकार रहा हूं, तो मैं भी समझता हूँ पत्रकारों की भी चुनौतियां अपनी होती हैं। मैंने एक लेख लिखा था, वो स्पेसिफिकली इन्हीं सब चीजों को लेकर था। उसका टाइटल कुछ ऐसा था, व्हाई कवरिंग RSS इज अ नाइटमेयर फॉर जर्नलिस्ट्स। तो वो गूगल पर उपलब्ध है। तो मीडिया के लोगों के लिए भी बड़ी दिक्कत वो है। तो इसलिए तो कोशिश संघ की ये रहती है कि उनका भी थोड़ा प्रशिक्षण करें जो है, लेकिन अभी वो उतने उसमें हो नहीं पा रहा है जी। और संघ की भी चिंता का ये विषय तो रहते हुए इसीलिए प्रचार विभाग, प्रचार प्रमुख, इन सब चीजों को लाया गया कि सूचना क्रांति के युग में आप अलूफ नहीं रह सकते हैं कि भाई हम अपना काम किए जाएंगे। तो चाहे आपके बारे में कोई तथ्य हो, सत्य हो, गॉसिप हो, तो उसके बारे में भी। और सौरभ जी, इसमें ना एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रचार विभाग को लाया गया, और प्रचार विभाग खासकर अगर आप देखेंगे तो पिछले 15-1 वर्षों 10-1 वर्ष से, खासकर 10-12-15 वर्ष से जब बहुत ज्यादा सक्रिय आपको दिखेगा संघ का। उसका कारण ये है कि संघ में एक रियलाइजेशन ये भी है, और एक ये जनरल रियलाइजेशन भी, पहले जमीन पे लड़ाई थी, अब विमर्श की लड़ाई है। तो विमर्श की लड़ाई में प्रचार विभाग की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने से ना एम्पलीफाई होने लगी हैं चीजें जो है। अब जो है वो झगड़ा ट्विटर पे ही जो है 2-4 घंटे में जो है वो बहस में सुलझ जाता है कि जो है कौन भारी पड़ गया जो है। और कई लोगों के लिए तो वो जीवन मरण का प्रश्न होता है कि ट्विटर पे जो हैशटैग चल रहे हैं, जमीन पे क्या है, कुछ नहीं। बिल्कुल। चलिए अरुण आनंद जी, आपसे आपने इतना समय दिया उसका धन्यवाद। विस्तार से संघ पर बात करेंगे, क्योंकि हम सब की पत्रकार के तौर पर, नागरिक के तौर पर
उन सारे संगठनों में दिलचस्पी रहती है जिनका बहुत असर है, प्रभाव है राजनीति पर, बाकी चीजों पर। और हम लोग संघ पे जैसे एंडरसन और दामले की एक बहुत चर्चित किताब है, वो मैंने रेकमेंड भी की थी अपने ललन टॉप के दर्शकों को। पिछले दिनों विजय त्रिवेदी की भी एक किताब आई, संघम शरणम गच्छामि के नाम से, उस पर बात की। डॉक्टर कानूनगो हैं जेएनयू में, उनकी एक आरएसएस पे बहुत महत्वपूर्ण किताब है, चर्चित नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग उसको जरूर पढ़ें। मेरे ख्याल से प्रलय कानूनगो नाम है उनका, डॉक्टर प्रलय कानूनगो उनकी किताब है। और आलोचनात्मक दृष्टि से क्रिस्टोफ ज़ेफेलॉट ने भी संघ पे बहुत लिखा है, तो वो भी पढ़ा जाना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि सत्य के अनुसंधान का विनम्र प्रयास 360 डिग्री से हो, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि संघ के बारे में जो वामपंथी लिख रहे हैं वो पढ़ा जाए, और वामपंथियों के बारे में जो संघ लिख रहा है वो भी पढ़ा जाए। इसी तरह से आपको एक अप्रोच मिलती है, होलिस्टिक अप्रोच। देखिए, आपने कुछ किताबों का जिक्र किया तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि जब टॉक शोज पर किताबों के बारे में चर्चा होने लगे। मैं जनरली जाता नहीं हूँ, इसीलिए टेलीविजन या उस पे जो है कि इसलिए टेलीविजन पे बात कहाँ होती है, वहां तो बिल्कुल डेसिबल का मुकाबला होता है कि मैं चीखूंगा कि तू चीखेगा वाला। ये अच्छा है कि मुझे लगता है, और बहस, देखिए क्या है कि डेमोक्रेसी का भी, हिंदू जो फिलॉसफी है उसका भी एसेंस यही है, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। हाँ, संवाद होना चाहिए, मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखें, भाव से आए। अरुण आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि जल्द ही ललन टॉप के दर्शक आपसे आपके ऑथर रूप में भी मुखातिब होंगे। हम किताब वाला में जल्दी आपको बुलाने की कोशिश करेंगे।